अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और मैं हूं आपके साथ जरिया बिरफान। तो आज के दिन का आगाज एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ आपके साथ शुरू करने हम जा रहे हैं, क्योंकि ये जिस किसी को भी मिलती है या जो को भी पढ़ रहा होता है वो दुआएं मांग रहा होता है कि अच्छा ओगरा ने समृद्ध और साल कर दी है, ये फिर हुकूमत नहीं कहती अब आगे होगा क्या। तो हो ये गया है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में काफी हद तक इजाफा देखने को मिला है और हम देख ही रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है और 288 रुपए 49 पैसे फी लीटर अब इसकी जो कीमत है वो मुकर्रर की गई है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें डीजल की, लाइट डीजल की, मिट्टी के तेल की, तो इनकी कीमतों में भी वाज़े कमी आई है। बिल्कुल ऐसे ही वज़ीर आज़म ने कीमतें कम करने की मंजूरी भी दे दी है, नई कीमतों का इतलाक भी हो चुका है। डीजल की कीमत में भी 8 रुपए 42 पैसे फी लीटर कमी हुई है और डीजल की इस वक्त जो नई कीमत है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, वो 281 रुपए 96 पैसे फी लीटर रखी गई है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल की कीमत में भी 5 रुपए 63 पैसे फी लीटर कमी आई है। एक पॉजिटिव जेस्चर है गवर्नमेंट की जानिब से और हम उम्मीद ये करते हैं कि इस तरह के जो इकदामात हैं वो वक्तन फ़वक्तन अब इस हुकूमत को करने पड़ेंगे। जो वादे वो इलेक्शन में करके आए थे आवाम से, उनको पूरे करने का वक्त भी अब शायद शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ इसके बाद अब इस चीज़ पर भी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रियाब के जब पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं तो बाकी जगहों पर जो प्राइसेस बढ़ी होती हैं, ये कहा जाता है कि पेट्रोल बाद गया सी थे, हमने भी प्राइसेस बढ़ा दी थी। वहां पर भी जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको फाल किया जाए, जितने भी बस अड्डे हैं वहां पर भी इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखा जाए। जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिनसे फ्यूल पे डायरेक्टली असर पड़ता है उस पर भी कहीं ना कहीं नज़र रखने की जरूरत। और यही सबसे बड़ा हमारा मसला रहा है माजी की हुकूमतों में भी और अब भी अगर हम देखते हैं, क्योंकि यूँ तो कह लीजिए कि अभी इस हुकूमत को 2.5 से पौने 3 महीने का अरसा ही हुआ है, लेकिन फिर भी जो गवर्नेंस का फकदान है अगर वो देखने को मिलेगा तो वफाकी हुकूमत जितने भी फैसले ले ले, सूबाई हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करवाने में किस हद तक कामयाब होती हैं, ये बहुत बड़ा टास्क है। फिर पंजाब को तो खुद मरीम नवाज साहबा देख रही हैं, जबकि वो बार बार ये कहने हमें बताती भी हैं कि मेरे वालिद साहब खुद वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर भी रह चुके हैं, मेरे चचा भी वज़ीर आज़म बन चुके हैं, वज़ीर आला खादिम आला पंजाब का उन्हें टाइटल मिल चुका है। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क है और मैं पंजाब की वाज़ेह बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पंजाब का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो वफाक से जुड़ता है। जो पंजाब की परफॉर्मेंस है वही वफाक की परफॉर्मेंस को पर भी जो है ना वो थोड़ी सी इन्फ्लुएंस होती हुई हमें नजर आती है। सो वी जस्ट टॉक नॉट इवन पंजाब बल्कि केपी में भी और इसके अलावा सिंध में भी, बलोचिस्तान में भी अगर ये पेट्रोल प्राइसेस कम हो ही गई हैं तो वहाँ के जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्हें कोशिश करनी होगी कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फौरी तौर पर फाल किया जाए, एक्टिव किया जाए और इसके जो असरात हैं वो लोगों तक पहुँचाए जाएं। क्योंकि शायद अच्छा अनवर ये भी होता होगा कि जैसे आज रात को कीमत गिरी है तो लोगों को भी अपनी चीज़ों को रिवर्स करने में कम से कम 10 या 5 दिन तो दरकार होते ही हैं। बिल्कुल ऐसी है, बट अगेन द पॉइंट इज कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो तो फौरन से प्राइसेस बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब कम होती हैं तो एक तो उसमें टाइम भी लिया जाता है, सेकेंडली वो किया भी नहीं जाता है। बहरहाल इस पर आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। कर्ज से निजात पाएंगे तो ही कामयाब होंगे। राना सनाउल्लाह को वज़ीर आज़म ने नया ओहदा दे दिया। यौम मई मजदूरों को हक कब मिलेगा? और सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं 1 मई लेबर डे के हवाले से, उन मेहनत कशों के हवाले से जिनका आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और किन किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है, किन मसाइल से वो डेली गुजरते हैं, आज हम उस पर भी बात करने जा रहे हैं। और इसमें ख़वातीन और मर्द दोनों ही शामिल हैं, क्योंकि ख़वातीन का तो हम यहाँ पर तनासुब देखते हैं कि मर्दों की उजरत का निस्फ हिस्सा वो कमाती हैं। तो शिकागो के मेहनत कशों के साथ इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में 1 मई को मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जाता है और हर साल की तरह इस बरस भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मई मेहनत कशों के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। और इस दिन हम देखते हैं कि हुक्मरान, सियासतदान, सियासी और समाजी और मजदूर तंजीमों की तरफ से जलसे जुलूस निकाले जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सेमिनार का इनेकाद किया जाता है, शाहराहों पर रैलियाँ भी निकाली जाती हैं जिनके मनाजिर भी इस वक्त आप न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अपने हुकूक के मुतालबात के लिए वो सड़कों पर भी मौजूद होते हैं और मेहनत कशों के इस्तेहसाली निज़ाम का जो खात्मा है, उनकी जो फलाह बहबूद है और उनके जो हुकूक हैं
उसके हुसूल के लिए बुलंदोबांग दावे तो हमेशा से किए जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं पर भी हमें नहीं होती नजर आती। बिल्कुल ऐसे ही है अनवार, और ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप और मैं आपसे कुछ देर पहले पेट्रोल प्राइस की कीमतों में कमी के बाद गवर्नेंस के फुकदान का जिक्र कर रहे थे, वहीं पर बिल्कुल इसी तरह के फैसले तो ले दिए जाते हैं, कानून भी इस सिलसिले में वाज़ेह है। और हर साल हम देखते हैं कि जब बजट सामने आता है, और अब भी चंद महीने बाद 2 महीने बाद बजट जब सामने आ जाएगा तो एक जो उजरत है मजदूर की महाना उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो ऐलान तो पिछले साल भी किया गया था, उससे पिछले सालों में भी किया जाता रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या उस मजदूर को उसकी उतनी उजरत मिलती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पर तो हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ जिसको कहते हैं कि ना ख्वांदा तबका, बल्कि वो लोग जो कि ख्वांदा हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, बाज़ तो वो भी अपनी माहाना उजरत वो नहीं ले पाते जो कि हुकूमती सतह पर मुकर्रर कर दी गई है, जो वो डिजर्व करते हैं, बिल्कुल ऐसी वजह सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जॉब्स उस तरह से क्रिएट नहीं हो रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, तो हर इंसान को फिर ये डर भी मौजूद होता है कहीं ना कहीं कि ये नौकरी भी अगर उससे चली जाएगी तो फिर आगे उसके जो घर का सिस्टम है वो किस तरह से चलेगा। तो लेबर डे की मुनासबत से हम देखते हैं कि वो एक साइन तो हम पेश कर देते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, बट उस पर इम्प्लीमेंटेशन अगर कर दें तो शायद इस छुट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो लेबर तबका है उनके लिए छुट्टी होने का मतलब ये है कि उस दिन उनको दिहाड़ी नहीं मिलनी है, उस दिन कोई काम नहीं मिलना है। बहुत महसूस किया है कि जो घरों बनाने वाले लोग होते हैं, जो राज मजदूर मिस्त्री तबका होता है, ये जो जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ठेके ले रखे होते हैं, उन बेचारों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो आज छुट्टी पर हैं या छुट्टी पर नहीं। क्योंकि जिन सेमिनार्स का, जिन जुलूस का आप और मैं जिक्र कर रहे हैं, वो होते हैं या तो किसी 5 स्टार होटल में या तो किसी 3 स्टार होटल में, और वहां पर भी पढ़ा लिखा तबका ही आया हुआ होता है। फलानी ऑर्गेनाइजेशन से फलाने सीईओ आ जाएंगे, फलानी जगह से ह्यूमन राइट से कुछ लोग आ जाएंगे, लेकिन वो मजदूर तबका कहाँ है जो कि वाकई लोगों के काम करता हुआ हमें नजर आ रहा होता है। उनमें से किसी एक शख्स की जो शिरकत है वो हमें उन सेमिनार्स में, उन जुलूसों में नजर नहीं आती। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी जो मजदूर बरादरी है वो अपने हुकूक से ही आशना नहीं है कि उनके हुकूक जो हैं वो रखे क्या है रियासतें। फिर इसके अलावा आप मुख्तलिफ एरियाज की तरफ चले जाएं, मेन मार्केट की तरफ चले जाएं, हुसैन चौक की तरफ चले जाएं, तो वहां पर भी आपको कुछ लोग नजर आएंगे जो कि पेंट का डब्बा रखे बैठे होते हैं, उनके पास पेंट ब्रश होता है, इंतजार में होते हैं बिल्कुल कि कौन आएगा, कौन उनसे कहेगा कि आज चलें, आज की मजदूरी ये ले लें, या 2 दिन की मजदूरी में आप मेरी फलान दुकान या फिर मेरा बाथरूम या फिर मेरा किचन इस हिस्से को पेंट कर दें। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये हमारा वो तबका है जो कि अपने हुकूक की जंग लड़ रहा है। इन्हें पहले ही मालूम नहीं है कि इनके हुकूक क्या, और अगर इनको अपने हुकूक की आगाही का अंदाजा हो भी जाए तो कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल कोई भी मौजूद नहीं है। और किसी को आप यही कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि इनकी फिक्र नहीं है, इनकी टेंशन नहीं है। और 2 और बड़े मसाइल हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि खवातीन भी सर फहरिस्त हैं कि जब वो काम कोई कर रही हैं तो मर्दों की निस्बत उनकी जो तनख्वाह है वो भी फिर कम होती है। सेकेंडली जो चाइल्ड लेबर है पाकिस्तान में हम देखते हैं उसको ममनू तो करार दिया जाता है, लेकिन बच्चे हमें हर वर्कशॉप पर नजर आ रहे हैं, किसी दुकान पर नजर आ रहे हैं, किसी ठेले पर नजर आ रहे हैं, वहां पर भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो हुकूमत को फिर ये देखना है कि ये भी जो शोबा है यहाँ पर वो क्यों नाकाम। अभी आपने जिक्र किया ना बच्चों के हवाले से जो चाइल्ड लेबर होती है, अव्वल तो मैं खुद इसके बड़े ही सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने ना जब एक में चैनल पर थी और वहां पर जब मैंने अपना आउटडोर प्रोग्राम किया तो इस चीज पर मैंने स्पेसिफिकली एक हमारा प्रोग्राम था वो कंडक्ट किया, और मैं गई वो बिलालगंज वाली साइड पर और उस तरफ हामिदलोर रोड वाली, हाँ वहाँ उस साइड पर। तो वहां पर ना बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है, जहाँ पे बच्चे मैकेनिकी का काम कर रहे हैं, टायर्स ठीक कर रहे हैं और मतलब कुछ इस तरह के जो काम होते हैं। जब मेरी उनसे बातचीत हुई ना तो कुछ बच्चों ने तो ये वाज़ेह तौर पर कहा कि ना आपी हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक बच्चों को तो यहाँ पे समझ आ जाती है कि जब आप और मैं बैठकर बात करते हैं कि स्किल एजुकेशन की, स्टेम एजुकेशन की, तो वो बच्चे की जो कि जाके किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अच्छे इदारे में तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो ये स्किल एजुकेशन होगी। लेकिन चंद बच्चे वो भी थे जो कि चंद से भी ज्यादा ही मैं कहूंगी कि वो बच्चे थे कि जिनका ये कहना था कि हमारे घर कमाने वाला कोई नहीं है। मेरी वालदा जब लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं, कुछ करती हैं, थक कर आती है, बीमार हो जाती है, तो हमें तकलीफ होती है आपी। फिर हम लोग अपनी वालदा को नहीं कह सकते कि आप जाएं, तो फिर हम भाइयों ने सोचा कि हम ही पैसे कमाने के लिए वो निकले हैं। और जिन बच्चों का आप ये कह रही हैं कि उन्होंने कहा है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनके भी सर्कमस्टांसेस पता नहीं क्या रहे हैं, वो शायद कभी स्कूल गए ही नहीं, और अगर गए ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें पढ़ने का शौक है या नहीं है। और फिर जब आईन और कानून में मौजूद है कि बच्चों को पढ़ाना है, चाइल्ड लेबर नहीं करवानी है, तो फिर तो वो किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी ही बनती है, जिस तरह से मजदूरों को कम उजरत दी जाती
जाती है उस पर लॉस तो बने हुए हैं, मुआवजा जो है वो टाइम पर नहीं दिया जाता है, जबरदस्ती लोगों से ओवर टाइम करवाया जाता है और फिर उन्हें ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता। और मैं तो यहाँ पर ये हैरान होती हूँ कि अगर कोई शख्स ये जानता है और वो अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो ऑर्गेनाइजेशंस ये कह के निकाल देती हैं कि तो सरफिरा है, ये आज यहाँ खुद मसला खड़ा कर रहे हैं तो चंद दिनों बाद इसने ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों को मुतहर्रिक कर लेना है, बेहतर है कि उसको निकाल दो। तो मेरा तो वहां पर लोगों के लिए भी ये जेस्चर है कि अगर आप देख रहे हैं ना कि एक चीज के साथ नाइंसाफी, शख्सियत के साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो नाइंसाफी सिर्फ उसके साथ नहीं हो रही है, आपके हुकूक के साथ भी हो रही है। तो काइंडली ऐसे लोगों की आवाज बनिए और उनको हौसला प्रोवाइड करके रखिए ताकि जो आज किसी और के साथ हो रहा है वो खुदा ना खास्ता आगे चलकर आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो इस्लाहात का फुकदान है उस चीज को भी अब ठीक करने की जरूरत है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल मखदूम दरियाब यूसुफ हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दरिया साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज हम लेबर डे तो मना रहे हैं, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं सबसे बड़ा मसला जो है मजदूर को उसका हक देने का है। जो बजट में एक प्राइस डिसाइड होती है, एक सैलरी उनकी डिसाइडेड होती है, वो उनको नहीं मिलती है। लॉज मौजूद हैं लेकिन इस बात को कौन यकीनी बनाएगा, कौन सा ऐसा इदारा है जो इस मरहले को मुकम्मल करेगा कि जितनी अमाउंट हुकूमत ने मुकर्रर की है वो इन तमाम लोगों को मिले भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके क्वेश्चन के रिप्लाई में मैं अर्ज कर रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर महकमा लेबर डिपार्टमेंट, हुकूमत पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और उसके पास लेबर डिपार्टमेंट, फिर NIRC और सोशल वेलफेयर के अदारे जो ऐसे हैं वो मजदूरों के लिए इसीलिए बनाए गए हैं कि वो मजदूरों के जो कवानीन है उनको इम्प्लीमेंट कराएं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये लोग, लेबर डिपार्टमेंट के लोग मंथली या रिश्वत के तौर पर वसूल करते हैं और लेबर वेलफेयर की बजाय लेबर एडवाइजर सनतकारों के बनकर उनका फराइज सर अंजाम देते हैं और इस तरह मजदूरों को फैसिलिटी नहीं करते, मजदूरों को उनके हकूक नहीं मिल रहे। मजदूर बेचारे बेरोजगार हैं और उन्हें मुलाजमतों से निकाल दिया जाता है। फैक्ट्री में जितनी तादाद मजदूरों की चाहिए। अच्छा हाशमी साहब, गुजारिश आपसे है कि जिस टेबल पर आपने अपना फोन रखा है वो बहुत ज्यादा हिल रही है जिसकी वजह से आपका फ्रेम बाबर जी अब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, इसको कम हिलाइए और अब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान भर के मजदूरों को उनके हकूक दिलाने के लिए पूरे हुकूमत पाकिस्तान ने वजारत मेहनत कायम कर रखी है और वजारत मेहनत के साथ साथ लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो मजदूरों के कवानीन को इम्प्लीमेंट करता है। फैक्ट्रीज ऑनर और डिपार्टमेंट, सेमी गवर्नमेंट अदारे और तमाम डिपार्टमेंट में और प्राइवेट ऑनर्स जितने भी फैक्ट्री मालकान हैं उन्हें उनके हकूक जो है उन पर अमल दरामद करने के लिए महकमा लेबर के अफसरान तयन है। लेकिन बदनसीबी ये है कि ये लोग लेबर की वेलफेयर के काम करने की बजाय रिश्वतें लेते हैं और लेबर एडवाइजर के तौर पर डिपार्टमेंट और महकमों और मालकान के साथ काम करते हैं। तो मखदूम साहब, जब आपको इस बात का इल्म है तो ये बताएगा कि महकमा ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह से एक्शन लेता है? जी, महकमा क्या करता है, एक्शन किस तरह से लेता है? जब आपको इन तमाम तर बातों का इल्म है तो ये बताएगा कि एक्शन लिया भी जाता है या नहीं? कतई तौर पर नहीं लिया जा रहा है। ये लोग फैक्ट्रियों में नहीं आते, फैक्ट्रियों के मजदूरों से नहीं मिलते, ये रात एम्प्लॉयर के ऑफिस में आते हैं, मंथली वसूल करते हैं बतौर रिश्वत और चले जाते हैं। कोई इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। मजदूर जो है उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे, तनख्वाहों का इजाफा नहीं हो रहा, उनको उनकी मुकम्मल तनख्वाहें नहीं मिलती, डबल रिकॉर्ड रखे हुए हैं। एक रिकॉर्ड के अंदर तनख्वाह कुछ बताई जाती है, दूसरे में जो प्रैक्टिकल ये है कि दिल्ली काम करती है, ये होगा 16 घंटे काम ले रहे हैं। लेकिन दरिया साहब, बीइंग चेयरमैन पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल, फिर आप क्या समझते हैं इस चीज का हल क्या है? इस चीज का हल यही है कि हम एहतजाज करें, हम अदालतों के अंदर जाएं। अदालतों में भी जाते हैं तो लंबी लंबी तारीखें पड़ती हैं क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है जो मजदूरों को फेवर करे, ऐसा माहौल नहीं है, ऐसे कवानीन मौजूद है, अमल दरामद कोई नहीं करने वाला और ना कोई कराने वाला। ये सूरत हाल है। इस सूरत
संगीन सूरत हाल का सामना, मिजरेबल सूरत हाल का सामना मजदूरों को करना पड़ रहा डेली। तो साहब, आपको लगता है कि इस सिलसिले में कुछ इस तरह की लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि अगर अदालतों में बहुत लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं तो चेयरमैन पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल का जो इदारा है या फिर ये जो ओहदा है या फिर इसी के मातहत या इससे ऊपर एक ऐसी कमेटी तश्कील दे दी जाए जो कि जिसके पास अथॉरिटी हो कि वो इस किस्म के बेहतर फैसले कर सके मजदूरों के हक में? हम मजदूरों की पाकिस्तान लेबर एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बकायदा लेबर विंग कायम किया हुआ है। उसके अंदर बड़े सीनियर एडवोकेट्स हैं तो जाते हैं तारीख, लेकिन तारीखें लंबी मिलती है, सुनते हैं जजेस नहीं है और कोर्ट्स के अंदर जजेस आते नहीं है और कई जगह कई लेबर कोर्ट्स में, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में, नेशनल इंडस्ट्रियल लेजिस्लेटिव कमीशन में वो मेंबरान को जजेस मुकर्रर ही नहीं हुए। तो इस तरह लंबी तारीखें पड़ी, साल की 12-13 साल लोग मुकदमे लड़ते हैं और उनको कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा। ये सूरत है। और जो खवातीन के हवाले से है उनका भी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि उनकी जो उजरत है वो तो मर्दों के निस्फ उन्हें दी जाती है, तो लॉस तो सबके लिए एक जैसे ही बनाए जाते हैं, वहां पर भी डिफरेंशिएट किया जाए। एक जैसे हैं लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा, ना खवातीन को दिया जा रहा है, ना मजदूरों की जगह से सीटें फिल की जा रही है, ना खवातीन को सीटें दी जा रही हैं और अगर दी भी जा रही हो तो वो फैसिलिटीज नहीं दी जाती जो उनके लिए कानून और अंडर द लॉ मिलनी चाहिए, नहीं दे रहे। ठीक है, लेकिन दरिया साहब, जिस तरह से आज हम ये इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आज आप अपना एहतजाज भी यहाँ पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, बहुत से लोग देख भी रहे हैं, लेकिन किसी आईनी फोरम पर ये एहतजाज पहले भी रिकॉर्ड करवाया गया है? ये एक सूरत में हो सकता है कि जब मजदूरों के नुमाइंदे सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली और सेनेट में जाए। इस वक्त जो असेंबलियों के अंदर लोग हैं वो मजदूरों के नुमाइंदे नहीं है। असेंबली के अंदर खवातीन की सीटें हैं, अकलियतों की सीटें हैं, दूसरे लोगों की सीटें हैं, मजदूरों की सीटें नहीं है। मजदूरों की बात करने वाला कोई नहीं है, मजदूरों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। उस पर अमल दरामद कराना तो दूर की बात है। अमल दरामद करने वाले ऑफिसर अपनी रिश्वतों को देखते हैं, अपने मुफादात को देखते हैं, उनके घरों में एम्प्लॉयर जो है गाड़ियां भेज देते हैं, वो एंजॉय करते हैं। ये बहुत लेकिन आज के दिन हर साल ही हम ये देखते हैं कि सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे, बड़े बड़े लोग वहां पर सूट टाई पहनकर आएंगे, अपनी गुफ्तगू फरमाएंगे, लेकिन मसले का हल नहीं निकालेंगे। हर साल हम ये देखते हैं कि फिर ये ड्रामा ही किया जाता है मजदूरों के साथ। मजदूरों के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर इसकी बात ज्यादा तौर से हम करते हैं तो फिर हमें झूठे मुकदमे अपने अंदर दे दिया जाता है, मुकदमे कैद कर दिया जाता है, जेलों में, थानों में और किलों में रोला जाता है। हमारे मजदूरों को बेचुरा, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग मजदूरों को मुलाजमतों से निकाल दिया गया है। 3 करोड़ आवाम जो है वो सतह आम जो उससे भी नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। लोगों के पास ना तो ये तनख्वाहें देते हैं, ना लोगों के पास यूटिलिटीज बिल और महंगाई को सामना करने के लिए इस्तात है। लोग क्या करें, लोग तो मर रहे हैं इस वक्त और तो सुनने वाला नहीं, फरियाद करें तो किससे करें, कोई सुनता नहीं है, कोई बात नहीं, अमल दरामद नहीं करता। मखदूम साहब, जो सब कुछ आप बता रहे हैं, यकीन जानिए वो इतना हम लोगों के लिए भी हैरान कुन है और अफसोसनाक है कि आप खुद चेयरमैन पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल का ओहदा रखते हैं और इसके बावजूद आप अगर ये बातें कर रहे हैं कि इस सुनवाई नहीं होती और बड़ी माजत के साथ कि हमारी मौजूद अदलिया के पास भी केसेस लगते हैं लेकिन वहां पर भी लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं, तो मैं हैरान हूं कि मजदूरों के जो मसाइल हैं ये हल कौन करेगा। और उसके अलावा ये कि ये तो खुद बेचारे लाइल मोते हैं कि इनके पास हुकूक क्या है और अगर कोई इनके हुकूक की आवाज उठा रहा है तो उसके ऊपर भी दीगर और मुकदमात करके उसको पसे पर्दा डाल दिया जाता है। देखिए, आप अंदाजा लगाएं कि वफाकी हुकूमत के लेवल पर, लेबर डिपार्टमेंट के लेवल पर मैं पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ और मुझे जो लेबर की मीटिंग्स में नहीं बुलाते, जेल में भेजते हैं, थानों में भेजते हैं, झूठे मुकदमात के लिए मुस्लिम कोर्ट का मैं सामना कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि जब कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो जिसमें आप मुशावरत कर सके, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सके, जिसमें आप मजदूरों को रिप्रेजेंट कर सके, उसमें नहीं बुलाते। इस तरह की जुल्म है, ज्यादती है, कोई सुनने वाला नहीं। 400 में सब कुछ हो रहा है,
कारपों में मजदूरों की वेलफेयर के लिए भी मौजूद है, पेंशन के लिए भी मौजूद है। प्रैक्टिकली कोई ना पेंशन मिल रही है, न ग्रेजुटी मिल रही है, न तनख्वाह में इजाफा हो रहा है, बल्कि तनख्वाहें नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल मखदूम दरियाब यूसुफ हाशमी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, एक अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक बरतानी इलाका इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जहां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब भी किया है। और ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सेंडर्स इन मुकर्रीन में भी शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में आलमी इलाकाई उमूर समेत कौमी सलामती, इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बात होगी। इस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की बरतानवी मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें भी हुई हैं, जहां पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। बिल्कुल अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक बरतानी इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब किया। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सेंडर्स मुकर्रीन में शामिल हैं, जबकि कॉन्फ्रेंस में आलमी इलाकाई उमूर समेत कौमी सलामती, इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बातचीत भी होगी। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की बरतानवी मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत की जाएगी और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। अपडेट आपको कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब किया है और यह खिताब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक बरतानी इलाका इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के मौके पर किया गया है, जहां पर ISPR के मुताबिक ये बताना है कि बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सेंडर्स मुकर्रीन में शामिल हैं, जबकि कॉन्फ्रेंस में आलमी इलाकाई अमूर समेत कौमी सलामती, इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर भी बातचीत की जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से, क्योंकि कुछ अहम अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर करनी है। पहले भी हम इस इशू पर बात कर चुके हैं और हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम को दो नए कोचेस भी मिल चुके हैं, जिनका नाम गिलिस्पी है और गैरी क्रिस्टन है। और गिलिस्पी को हम देख रहे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम को कोचिंग करते हुए हमें दिखाई देंगे, और गैरी क्रिस्टन जो है वो हमें वनडे इंटरनेशनल में और T20 में हमें जो कोचिंग है वो पाकिस्तानी टीम की करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अजहर महमूद भी कोचिंग के फराइज सर अंजाम देने जा रहे हैं। और अब देखना यह है कि ये दो कोचेस हैं, ये पाकिस्तानी टीम की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और किस तरह से पाकिस्तानी टीम को मजीद बूम दिला सकते हैं। जिस तरह से गिलिस्पी का ये कहना था कि कोशिश तो यही की जाएगी कि पाकिस्तानी टीम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली है, उस टेस्ट टीम को बेहतर करने की कोशिश की जाए और हम वो टीम बनने की कोशिश ना करें जो हम नहीं है, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बार बार बात करते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अडॉप्ट करने की तो कोशिश यकीनी तौर पर की है, लेकिन अभी वो उसमें उस तरह से कामयाब नहीं हो सके हैं। इसी तरह से गैरी क्रिस्टन ने भी जो PCB की डिजिटल टीम है उनसे बात की है, अपने ख्यालात का इजहार किया है कि क्यों वो पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करना चाहते हैं। और भी बहुत से मामलात हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि अभी हमें जो चेयरमैन PCB हैं वो भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट में हमारा जो काम है वो पैसे इकट्ठे करके बैंक में रखना नहीं है, बल्कि वो प्लेयर्स पर लगाना हमारा काम है, ताकि पाकिस्तानी जो क्रिकेट है वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल, ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जहां पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, वहीं पर शायकीन क्रिकेट जो है स्पेशली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो ये सोचने पर मजबूर हैं अभी तक कि क्या वजह है कि वर्ल्ड कप के लिए टीम का अनाउंसमेंट जो है वो अभी तक क्यों नहीं की गई। तो सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम का जो वर्ल्ड कप की टीम है उसका ऐलान कब तक मुतवक्को है, इस बारे में क्या खबर है? सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया जिसने मुझे मदद किया अपने प्रोग्राम में। और खास तौर पर बात की जाए आज पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो इस वक्त मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है वो सर जोड़कर बैठी हुई है और उन्हें ये फैसला आज ही की तारीख पे करना है कि आया पाकिस्तान टीम का 15 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप के हवाले से क्या होगा, जिससे मुताल्लिक गुज़िश्ता रात कराची में नेशनल स्टेडियम पहुंचे थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी, और उन्होंने उन्हें इस बात का भी अंदिया दे दिया था कि आज जो है सिलेक्शन कमेटी इसका इजहार कर देगी, इसका ऐलान कर देगी, इसका बता देगी कि आया
पाकिस्तान की 15 रुकनी सिलेक्शन का जो टीम है उनमें कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हो सकते हैं। इस बात को आपको भी ज़हन नशीन करना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी हैं जो अनफिट हैं। मोहम्मद रिजवान हो गए, इरफान हो गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान जो डगआउट है उसके अंदर हारिस रऊफ शुरू से अनफिट दिखाई दिए, सीरीज नहीं खेली उन्होंने क्योंकि उनको पीएसएल के दौरान जो इंजरी हुई। इसके बाद आजम खान जो है वो काकुल कैंप के बाद इंजरी का सामना कर रहे थे। तो हमारे 4 खिलाड़ी इस वक्त इंजर्ड है, लेकिन उनमें से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मुझे जो लग रहा है जिन्हें बेंच किया जाएगा या फिर जिसे ड्रॉप कर दिया जाएगा, इरफान नियाजी को ड्रॉप कर दिया जाएगा, उसे नहीं ले जाया जाएगा। इसके अलावा आप यही टीम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और यही टीम जो है आपको इंग्लैंड की भी सीरीज में दिखाई देगी, आयरलैंड की भी सीरीज में दिखाई देगी, जो नामों को आपने आजमाया। लेकिन अब सोचना ये 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी गलती कर ली, एक बड़ा ब्लेंडर कर लिया। खास तौर पर मैं उस्मान खान के हवाले से बात करूंगा। उस्मान खान से मैं मुसलसल राब्ते में था, और जब उन्होंने टीम को ज्वाइन किया उससे एक दिन पहले हमारी एक दोस्त को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और कहा कि मैं तो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन नहीं करने वाला। वो हमारे साथ कराची में यहाँ बैठे हुए थे और वो इस बात का ऐलान कर रहे थे, इस बात का इशारा दे रहे थे कि वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे, और उन्होंने ज्वाइन किया। अब वो जिस नंबर पर खेल रहे हैं उनका रियल नंबर होता नहीं है, और क्योंकि बाबर अपने दोस्त रिजवान को बचा रहे हैं, उनको ऊपर खिलाते हैं, उन्हें और नीचे खिलाते हैं, तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जी। और वैसे ही उनके ऊपर यूएई ने जो है यूएई ने भी उन पर जो बैन लगा दिया है, और अब वो यूएई की क्रिकेट से भी हाथ धो बैठे। तो उस्मान के लिए बड़ी अलार्मिंग कंडीशन अब सामने आ गई है। ठीक है, लेकिन ताबिश आप क्या समझ रहे हैं, जिस प्लेयर पावर की फिर आप बात कर रहे हैं या उसको कैप्टन पावर कह लें, वो फिर इसी तरह कंटिन्यू करेगी जिस तरह से बाबर पहले भी करते आए हैं? हमने वनडे वर्ल्ड कप में भी देखा, यही कहा गया कि बाबर ने कहा मुझे मेरी मर्जी की टीम दी जाए तो आपकी मर्जी के जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे, वो भी नहीं मिल सके हैं। तो इस बार फिर जो सिलेक्शन कमेटी है फिर आखिर में उसका क्या काम है अगर प्लेयर्स ने अपनी ही मर्जी के नंबर्स पर खेलना है? सर देखें, ये सारी चीजें जो पहले तय हो चुकी हैं। बंद कमरों में पाकिस्तान क्रिकेट में भी फैसले होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में फैसले नहीं होते। और आपने चंद चीजें ऐसी भी देखी होंगी ना कि मोहसिन नजर नकवी साहब अजहर महमूद के हमरा, वहाब रियाद के हमरा बाबर आजम से मिलते हैं बंद कमरे में। वो बंद कमरे में मिलके क्या बातें कर रहे होते हैं, क्या आपको और हमें नहीं मालूम है? बंद कमरे में यही बातें कर रहे होते हैं, डील पहले से तय हो जाती है, बाबर पहले से बता देते हैं। एक शख्स जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके जो है घुटनों तले आए और वो बिल्कुल नीचे जो है जमीन बोस हो जाए। फिर उसी की कोशिश होती है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसके मतलब की टीम बनाए, उसी की कोशिश होती है जो आने वाले कोचेज हैं वो भी उसकी बात सुने। तो अगर उसको लैंग्वेज बैरियर है तो भी वो जो कोचिंग में पैनल है वो उसकी बात सुने। इसके अलावा मजे की बात तो ये भी है कि आप देखें कि एक तोते ने गवाही दी है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। आप हैरान होंगे, तोता कौन? पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक तोता है जो आजकल बाबर की गवाहियां दे रहा है, और वो गवाहियां दरअसल ऐसे दे रहा है, कल तक वो जका अशरफ साहब जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे तो वो उसके पास रिपोर्ट लेके गया और कहा ये बाबर को कप्तानी से हटाए, इस वक्त आप पर बुरा वक्त है। और उसने बाबर को कप्तानी से हटाया, जका अशरफ पर बुरा वक्त आ गया और उसकी नौकरी बची रही। और अब मोहसिन नकवी साहब जैसे हैं, उन्होंने कहा आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा, आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां, बाबर को वापस से कप्तान बनाए, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फैंस आपस में लड़ने लगेंगे, खिलाड़ी आपस में लड़ने लगेंगे, आपकी जो नौकरी है वो महफूज हो जाएगी। उस तोते की गवाही को सुन के वापस से बाबर को कप्तान बना दिया। तो यहाँ तो तोते आ गए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और अब तो बहुत अजीब व गरीब जो सूरत हाल सामने आ गई है। इसके अलावा अगर आपको जो आप बता रही हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल हमें सिचुएशन लग रही है इस वक्त पीसीबी में, एंड वी जस्ट डोंट नो कि जो आप कह रहे हैं कि वाकई ये तोता इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से काम नहीं कर रहा। और दूसरा ये भी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है, फिर हमें वर्ल्ड कप की जो है उसके लिए अपनी टीम को तैयार करना है। अगर मामला ऐसे चलते रहे तो फिर टीम जो है वो न जाने अपने परफॉर्मेंस पर उस तरीके से फोकस भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो खिलाड़ी हैं, माजरत के साथ मैं कहूंगा मेरे से फिर काफी खिलाड़ी नाराज भी हो जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक पुराना कल्चर चला आ रहा है, एक रिवायती अंदाज है पाकिस्तान क्रिकेट का
जिस खिलाड़ी ने माजी में एक साबिक कप्तान का बैग उठाया था ना, उसको बड़े अरसे तक पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया गया था। मैं आपको 1992 तक की बात बता रहा हूँ कि उस दौर में भी ये होता था कि जो उस वक्त के 1992 के चैंपियन कैप्टन का बैग उठाते थे ना, वो टीम में मौजूद होते थे और वो आखिर तक बोर्ड का हिस्सा थे। और जो अब ये जो टीम खेल रही थी, मैं आपको बताऊं, वुमेन्स टीम खेल रही थी, इसमें अब सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली की गई। सलीम जाफर को हटाया गया। सलीम जाफर को इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके काफी अच्छे उस दौर में जो है अंडरस्टैंडिंग थी 92 के कैप्टन के साथ, और अभी उन्हें हटा दिया। बाकी सारे वही ग्रुप चल रहा है, वही ग्रुप काम कर रहा है और सारे वही लोग काम कर रहे हैं, रिजल्ट चेंज नहीं हुए। कल मोहसिन नकवी साहब यहाँ मौजूद थे कराची में, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, हम सीरीज कलेक्ट कर रहे हैं, अच्छे लोगों ने उन्हें मौका दिया। अच्छा, अच्छे लोग हैं कौन? मुझे हैरत की बात ये होती है, इनके पास जो है पोते जैसे लोग इन्होंने रखे हुए हैं, फिर इन्होंने कुछ ऐसे लोग रखे हुए हैं जिनके पास काबिलियत है नहीं। आपने मोहम्मद यूसुफ को सिलेक्शन कमेटी में लाए, उनकी जगह तो कोचिंग में बनती थी, आपको उन्हें कोच बनाना चाहिए था, लेकिन आप उन्हें सिलेक्शन कमेटी में लाए क्योंकि वो आपके नूरे नजर है। जो इनके नूरे नजर है ना, वही जो नवाजे जा रहे हैं। बाकी जो अहल लोग हैं, काबिल लोग हैं, वो कहीं और बैठे हुए हैं घर पर। तो जो गैर मुल्की कोचेस आ रहे हैं वो तो किसी के नूरे नजर नहीं है। आपको लगता है कि वो एक अच्छा इंपैक्ट डाल सकेंगे उन दोनों की प्रोफाइल्स के हवाले से अगर हम डिस्कस कर लें? विदाउट एनी डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट ने माजी से लेकर अब तक जो गलतियां की, उन गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। आपने वॉट बोर जैसे कोच की भी खिदमत हासिल की, लेकिन तब की जब उनका बिल्कुल कैरियर का एंड आ चुका था। आपने मिकी आर्थर को भी तब लाया जब मिकी आर्थर सिर्फ एक जो है फ्रेंचाइज की क़यादत संभाल रहे थे बतौर हेड कोच, और आप इस वक्त भी गैरी क्रिस्टीन और जेसन गिलेस्पी को तब लाए हैं जब उनके तमाम बड़े असाइनमेंट्स खत्म हो गए हैं और लोकल सतह पर या फिर आईपीएल में असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं। आप अपनी अप्रोच, आप अपनी सोच, आप अपने ख्यालात, आप अपने प्लान्स तब तक बेहतर नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास एक वाज़े विजन नहीं होगा, और यही गलती हम कर रहे हैं। कल मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि क्यों आप लोग लॉबी नहीं करते हैं, आपका मीडिया क्यों लॉबी नहीं करता है? हमारा मीडिया कैसे लॉबी करेगा? एक जानब हिंदुस्तान जो है वो बताता है कि ये शेड्यूल है, इसके मुताबिक यहाँ मैचेस होंगे और ये हाइब्रिड मॉडल होगा, और दूसरी जानब हमारे मीडिया को तो बताया नहीं जाता है कि हाइब्रिड मॉडल है या नहीं है। अगर कोई चीज इरसाल भी कर दिया आईसीसी को कि आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या समझ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक, तो उससे मुतालिक भी आगा नहीं किया। कल साफियों ने सवाल भी किया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच किस वेन्यू पर कराया जाएगा। ये खबर बस सामने आई है कि 3 वेन्यूज जो है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, एक हो गया कराची, एक होगा लाहौर और एक होगा रावलपिंडी। तो इनमें 3 में से कहां पाक भारत टाकरा होने वाला है? सबसे बड़ा टाकरा होगा और जिसकी मेजबानी हम कर रहे हैं वो आया कराची है, लाहौर है या फिर रावलपिंडी है। इसका भी मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं आईसीसी बताएगा। भाई इस इवेंट की मेजबानी आप कर रहे हैं, आपने शेड्यूल बना के भेजा है, तो आईसीसी कैसे बताएगा? मतलब अच्छा, तासुब तो ये आ रहा था ताबिश के जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब जब केयर टेकर गवर्नमेंट में थे और हमें बड़े फाल और बड़े एक्टिव नजर आते थे, तो तवक्कुआत तो जिन्होंने उन्हें लगाया वो यही कर रहे थे कि जिससे वो यहाँ पर भी आते सारे थरथली मचा देंगे। तो अगर वो भी ये सोचने पे मजबूर हैं कि ये भी हमें आईसीसी अब बताएगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कहां पर होना चाहिए, तो वो जो आप लोगों को टास्क दे रहे थे कि हमारे मीडिया को ये रोल प्ले करना चाहिए, वो खुद एक मीडिया हाउस के ऑनर रह चुके हैं और अभी भी हैं, तो वो फिर खुद क्या कर रहे हैं? वो खुद किस किस्म के फैसले लेंगे? वो जो जहारेहाना स्ट्रेटेजी एक्सपेक्ट की जा रही थी उनसे, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा आपको पीसीबी में? देखें, मोहसिन नकवी साहब ने जो जारहाना स्ट्रेटजी अपनाई थी ना, उसमें काफी तब्दीली आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट में जो मोहसिन नकवी साहब ने बातें की थी, दोस्तियां यारियां नहीं चलेंगी, इस कल्चर का खात्मा होगा, सिफारिशी निजाम को मैं नहीं मानता। अब मुझे ये बताया सबसे पहली बात कि वो कह रहे हैं मैं सिफारिशी निजाम को नहीं मानता, तो वहाब रियाज किस एहलियत की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम का हिस्सा है? उनकी खुद की क्या काबिलियत है? सही है। इसके बाद मोहसिन नकवी साहब कौन सी एहलियत के तहत है? उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है? वो भी तो किसी सिफारिश के तहत ही है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। वो भी किसी के नूरे नजर थे जो वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने, बगैर किसी इख्तियारात के, बगैर किसी जो सियासी सपोर्ट के वो सेनेटर भी बन जाते हैं बगैर। तो ये सारी चीजें हो जाती है ना, वो भी जब वो खुद ही सियासी तौर पर कई ओहदे ले रहे। दूसरी जानब हैरत इस बात की है, वो कह रहे हैं मैं जो है सीरीज देख रहा हूँ और हेड कोच के लिए मैंने सीरीज देखना शुरू किए। तो सर आप सीरीज अगर देख रहे हैं तो ऐसे कौन से अहल और ऐसे कौन से आपने आलिम फाजिल लोग रखे हुए जो जेसन गिलेस्पी हो या फिर गैरी क्रिस्टियन हो, उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं? इतने अहल लोग आ गए पाकिस्तान क्रिकेट में।
इसके अलावा वो बात कर रहे हैं कि मैं जो है कोई दोस्ती यारी का कल्चर नहीं होने दूंगा। तो भाई बाबर जब अपनी टीम को देख रहे थे न्यूजीलैंड सीरीज में, तो शादाब से बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे थे, अपने दोस्त को क्यों बचवा रहे थे, वो मोहम्मद रिजवान को वन डाउन पे क्यों खिला रहे थे? ये दोस्तियां यारियां नहीं थी क्या आप और नहीं जानते? तो सारा निजाम तो चल रहा है, उनके नाक के नीचे हो रहा है, वो नन्हे काके बने हुए हैं, तो ये नन्हे काके उन्हें तो बनना चाहिए नहीं। और ये ज्यादा देर तक चलेगी नहीं, वर्ल्ड कप सर पर है, नन्हा काका जो है अभी खुद ही बड़ा हो जाएगा। मैंने आखिर में आपको एक चंद अल्फाज ये भी बताऊं कि एक साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब का जो एटीट्यूड है, ये जो उनका कॉन्फिडेंस है ना, वक्त के साथ ये खुद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो जब पाकिस्तान के खिलाफ माजरत के साथ डॉपिंग जिस तरह करते हैं, वो जिस तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट करते हैं, जिस तरह से बिग थ्री का गेम होता है, उसके बाद ना मोहसिन नकवी साहब को सब लक पता आ जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनना इतना आसान नहीं है। और वो जो समझ रहे हैं एक बड़े आराम से वो सारी चीजों को कंटिन्यू कर पाएंगे, तो इतना ईजी होगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो मंजरकशी इस वक्त आप करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को जाना है और बहुत अब कम वक्त बचा है और हालात हमें कुछ नामुनासिब ही लग रहे हैं। और जो वो पॉलिटिक्स है विद इन द टीम और विद इन द बोर्ड, वो भी हमें दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे नाजरीन। और क्रिकेट का अहवाल तो हमने जाना, अब कुछ अहवाल का जिक्र कर लेते हैं चांद के हवाले से, जो कि हम ये सुन रहे हैं, जो कि अच्छी खबर भी है कि पाकिस्तान का जो सैटेलाइट मिशन है वो चांद पर भेजने की तैयारियां अब मुकम्मल कर ली गई हैं। फाइनली 3 मई को ये मिशन रवाना होने जा रहा है। और इस हवाले से इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन हैं डॉक्टर खुरम खुर्शीद, वो ये बता रहे हैं कि 3 मई को 12:50 पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजा जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है हम सब के लिए। उन्होंने कहा कि ये मिशन चीन के हैनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। सैटेलाइट iCube कमर की लॉन्च को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि iCube कमर का जो डिज़ाइन है और जो डेवलपमेंट है वो चाइना और स्पार्को के इश्तराक से इसे तैयार किया गया है। और चांद की तस्वीर बनाने के लिए iCube कमर में 2 कैमरे नस्ब भी किए गए। बिल्कुल। और इस सिलसिले में जब वो मजीद अपडेट हमें दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार के चक्कर काटेगा और ये मिशन से ली जाने वाली कुछ तस्वीर भी हैं जो कि तहकीकी मकासद में कायम जो है वो काम आएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया जा रहा है और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि जब इंडिया में ऐसा कुछ हुआ तो हम पाकिस्तानी बार बार इस चीज़ के ख्वाहिशमंद थे कि इस किस्म की एक्टिविटी है, इस किस्म का मिशन जो है वो पाकिस्तान कब भेजेगा। तो जब अब ये खबर सामने आई है तो ज़रूर हमें न सिर्फ इसे सेलिब्रेट करना है बल्कि दुआ भी करनी है कि जिस मकसद के लिए, जिस मिशन के लिए बिल्कुल ये लोग जा रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें ने कामयाबी और कामरानी अता करे। और पाकिस्तान जो रिसर्च का अपना एक नया मिशन है, अपना आगाज कर रहा है, उसमें जाहिर सी बात है आगे अभी हमने बहुत कुछ तख्लीकी मकासद को बिल्कुल चेक करना है। ऑब्वियसली एक नई दुनिया है जिसको पूरे ही ममालिक जो दुनिया के हैं वो उसमें रिसर्च भी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। काफी लेट सही, लेकिन यह है कि आखिरकार ये देर आए दुरुस्त आए। और इस मिशन की कामयाबी के लिए हम सब दुआगो भी हैं ताकि ये मिशन अच्छे तरीके से बड़ी खूबसूरती से कंप्लीट हो, पाकिस्तान भी ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जिन्होंने अकॉम्प्लिशमेंट की है। बिल्कुल। जब आप बता रहे थे ना, अभी जिक्र भी कर रहे थे कि ये जब मिशन वहां पर जाएगा तो चांद के ऊपर जो मिट्टी है वो इकट्ठी करेगा, तो कभी आप उसको विजुअलाइज करें ना तो वो बड़ा एक फैंटासाइज सा मोमेंट बन जाता है। क्योंकि हमने तो बचपन में, अब भी जब हम बड़े हो गए तो हम चांद को तभी देख रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि अच्छा आज बादल निकले नहीं निकले, चांद कितना प्यारा लग रहा है, ईद का चांद देख लिया, शबरात का चांद देख लिया, इस तरीके से हम लोग चांद को देख रहे होते हैं। लेकिन कभी बहुत ज्यादा सोचा नहीं कि कैसा दिखता होगा वहां पर जाएंगे तो क्या वाकई जमीन जैसे कुछ मनाजिर होंगे, जैसे होता ना कि अप्स एंड डाउन, क्योंकि वहाँ पे हमें प्लेन सरफेस तो वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो लेट्स सी कि क्या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चांद पर जितने भी मिशन गए हैं उनके लिए वो मिथ ही है, वो उस चीज को मानते भी नहीं है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इंसान ने ये पॉसिबल करके दिखाया है। अमेरिका के बाद हमने देखा कि रशिया, फिर इंडिया, चाइना और अब पाकिस्तान भी स्पेस में जाने की, चांद पर जाने की तैयारियां अपनी मुकम्मल कर चुका है। 3 मई को ये मिशन रवाना हो रहा है और इसकी कामयाबी के लिए हम सब ही दुआगो हैं कि अच्छे तरीके से ये मिशन कंप्लीट हो और पाकिस्तान भी उन ममालिक की फेरिस्त में शामिल हो और हम मजीद जो एक्सप्लोर है वो करने में बाकी ममालिक की भी हेल्प कर सके। बिल्कुल। ऐसे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। और अब जब हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मैं तो खैर काफ़ी दिनों से ये डिसाइड कर रही थी कि हम इसके ऊपर ज़रूर आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि लाहौर में मुझे लग रहा था कि शायद स्ट्रीट क्राइम्स बहुत हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग खासे परेशान हो रहे हैं, लेकिन कराची की सूरत हाल भी कुछ इससे ज़्यादा अबतर हमें नजर आए। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना कराची और लाहौर ये दोनों मेजर ऐसे सिटीज़ हैं कि जहाँ पर क्राइम का रेशियो बहुत बढ़ गया है, तो इसके ऊपर लाजमी बात होनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर हम कराची के हवाले से बात करें तो वहाँ पर इस साल के 3 माह के दौरान 55 से जायद अफराद कत्ल हो चुके हैं, जबकि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें भी वहां पर आम हो चुकी है। हमारे पास जो स्टैट्स आए हैं जनवरी से लेकर मार्च तक के, तो वहां पर 3 माह के दौरान 72 गाड़ियां छीनने की वारदातें हुई हैं। अच्छा, ये तो वो वारदातें हैं जो कि रिपोर्ट हो चुकी हैं। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि जिन्हें रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, और अगर जो ना रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं उनमें स्पेसिफिकली मैं कहूंगी कि लाहौर सर फहरिस्त है, कि जहां पर बेशुमार डेली बेसिस पर स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, इसके अलावा लोगों की गाड़ियां चोरी हो रही है, यहां तक कि अनवार जो एसी के आउटर्स होते हैं वो तक लोग उठाकर ले जाते हैं, और उसके बाद फिर कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होती। तो आज इन दोनों शहरों के हवाले से वो बड़े अलार्मिंग है, जो कि मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि पिछले साल 2023 में जो मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात हैं, स्नैचिंग के वाकयात हैं, उसके समय 44,000 से ज्यादा वारदातें में, मतलब 44,000 इज अ वेरी बिग नंबर, इतनी ज्यादा वारदातें हो जाना। और रवां साल के भी 100 रोज में हम देख रहे हैं कि कार छीनने की 6 वारदातें इस वक्त तक रिपोर्ट हो चुकी है, मोटरसाइकिल छीनने की 527 वारदातें हो चुकी हैं, और फिर ये वीडियोस भी मंजर आम पर आ जाती हैं, लोगों के चेहरे भी नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम आखिर में कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, ये हम जानेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शाहिद हनीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, और उबैद शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। तो सबसे पहले जरा कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद, ये बताएगा कि जो स्टैट्स हम तक पहुंचे हैं ये किस हद तक दुरुस्त है? मैंने फिर पहले ही कहा कि ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए हो सकता है वो उससे भी कई हद तक ज्यादा हो, और नहीं किए जाते पुलिस की तरफ से। बिल्कुल जी बिल्कुल, शहर कायद में तकरीबन 22 सालों से स्ट्रीट क्राइम का अफरेज जो है वो बेकाबू हुआ हुआ है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से बुलंदबाग दावे किए जाते रहे, लेकिन कोई खातिर-ख्वाह नताइज नहीं मिले। आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर लिए हैं वो रवां साल की सहमाही तक के हैं, जबकि अप्रैल का महीना भी इख्तिताम पजीर हो चुका है, मई का आगाज़ हो चुका है, आज यकूम मई है, और यकीनी तौर पर इसमें अप्रैल का डेटा भी शामिल हो गया है। अगर मैं आपसे डेटा शेयर करूँ तो तकरीबन 24,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो चुकी हैं, 80 से ज़ायद गाड़ियाँ असलहे के ज़ोर पर छीनी जा चुकी हैं, जबकि 500 से ज़ायद गाड़ियाँ चोरी की गई हैं। 3,000 से ज़ायद बाइकें असलहे के ज़ोर पर छीनी गई हैं, जबकि 15,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जो हैं वो चोरी की गई हैं। इस वक्त तकरीबन 8,000 अफराद से मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें हो चुकी हैं, अगवा बराए तावान की 5 और भत्ताखोरी की 23 वारदातें हुई हैं। गुज़िश्ता साल के अगर हम आदाद व शुमार का जायज़ा लें तो 2023 में 135 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हुए थे, जबकि मई का आगाज़ हो चुका है। और अगर हम अप्रैल तक की बात करें, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे पास डेटा है, उसके मुताबिक 69 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हो चुके हैं, लेकिन कराची पुलिस का ये कहना है कि रवां सहमाही में 48 अफराद कत्ल हुए हैं, जिनमें की FIR SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। IG सिंध की जानिब से हुक्म दिया गया था कि जो अफराद डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हों उनकी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट करेगी। SIU के SSP अदिल चांडियो से हमारी गुज़िश्ता रोज़ बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि 30 मार्च को तमाम केसेस SIU के हवाले कर दिए गए थे, और 27 केसों में से 4 केसेस को हल कर लिया गया है, यानी कि डकैती मुज़ाहमत पर जो राहगीर या जिससे डकैती की जा रही थी, जो कत्ल हुआ, उनके 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। शहर कायद में क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं। इस बदनसीब शहर में गटर के ढक्कन से लेकर लग्जरी गाड़ियाँ तक बासानी चोरी हो जाती हैं, हत्ता के सेवरेज के पाइप तक चोरी हो रहे हैं, और फुटपाथ पर लगी हुई ग्रिल्स भी नशा अफराद जो हैं वो पूरा यूनिवर्सिटी रोड इस वक्त ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत खुदा हुआ है, और ऐसे में जो नशेई अफराद हैं बिल्कुल जिसका जितना जोर चल रहा है वो उतनी चोरी कर रहा है। और कराची अनफॉर्चुनेटली अब इस लिस्ट में नहीं है, लाहौर भी इस लिस्ट में अब शामिल हो चुका है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शायद हमारे साथ मौजूद हैं। शायद आप ये बताइएगा, लाहौर में इस वक्त आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं, जो स्ट्रीट क्राइम है इस हवाले से क्या आदादो शुमार यहाँ पर मौजूद हैं? सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर भी ये तमाम क्राइम हो रहा है। जब भी हमारी किसी से भी बात होती है, किसी पुलिस अफसर से बात होती है, तो कहते हैं जी हमने थाने बड़े बेहतर कर दिए हैं, कंप्लेंट बड़े ज़बरदस्त तरीके से निपटाई जा रही हैं। ऐसा सब कुछ हो रहा है?
जी, लाहौर की बात करें तो स्ट्रीट क्राइम और जो वारदातें हैं वो तो बहुत पीछे रह जाती हैं। पुलिस भी अब मुश्किल में नज़र आ रही है। टारगेट किलर्स ने सर उठाया है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है थाना जो है नवाबशाह के इलाके में जो है वहाँ पे भी फायरिंग का वाक़या पेश आया। इसके अलावा जो है थाना मिस्री शाह के इलाके में जो है वाक़या पेश आया जहाँ पे सब इंस्पेक्टर को जो है शहीद किया गया था। गुज़िश्ता रात भी जो है 2 पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई है और सेम वाक़या दोनों मिलते जुलते हैं। किस तरह टारगेट किलर जो है वेट करते हैं, पुलिस एहलकार गुजर रहे होते हैं और पीछे से फायरिंग करते हैं। दोनों वाक़यों की जो है मुमासलत एक जैसी है। पुलिस बेबस नजर आती है और जो है खौफजदा भी है इस चीज़ से, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पे काबू नहीं पाया गया, कोई सुराग नहीं लगाया गया किसी टारगेट किलर्स का। उसके बाद बात करें तो गुज़िश्ता रात भी गड़ी चौक इलाके में जो है दुकानदार को तशद्दुद के बाद लूटा गया है और लाखों रुपए उससे वसूल करके डकैत जो है बहुत दूर जा चुके थे। पुलिस वहाँ भी कुछ नहीं कर सकी। सर कटी लाश मिली है BRP नहर से बाटापुर के इलाके से, शनाख्त ना हो सकी लेकिन मर्द की लाश है। उसके अलावा जो है मुर्दा खाना जमा करवा दी गई। अब जो है बात करें ओवरऑल जो है हादसात की, रेस्क्यू के मुताबिक तो पंजाब भर में बात करें हादसात की, ट्रैफिक हादसात ज़्यादा हादसात हो रहे हैं कम उम्र ड्राइवर की वजह से और ओवर स्पीड की वजह से। तो गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो मैं आपसे ये चीज जानना चाहती हूँ, ये जो चोरी चकारी के मामलात हैं, जो ये स्ट्रीट क्राइम्स हैं, मैं 2-3 जरा ना अपने भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। हमारी फैमिली में एक ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, काम चल रहा है, लेकिन पता नहीं चलता कि जब सुबह अगले दिन वो ऑफिस आते हैं तो एसी के आउटर्स उतरे हुए हैं। जो प्लाजा के वहां पर गार्ड्स हैं उन्हें नहीं मालूम कि किसने आकर वो आउटर्स जो थे एसी के वो उतार लिए। फिर दूसरे एक अजीज की जो गाड़ी थी वो उनके घर के बाहर से चोरी हो गई और बदकिस्मती ये है कि दरख्वास्त तो ले ली गई बड़े ही क्या कहते हैं इसरार करने के बाद, बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद, लेकिन FIR जो थी वो थाना फैक्ट्री एरिया वाले दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। और हमारे अपने टीम मेंबर, हमारे अपना जो कि हमारा रिसर्च, जो कि हमारा कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, उनकी अपनी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई, लेकिन उनके घर के बाहर से रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं की जा रही। तो ये क्या वजह है कि पुलिस ये सब अच्छा की रिपोर्ट दिखाने के लिए इस किस्म के मुकदमात को दर्ज नहीं करती है? ये लोग कर क्या रहे हैं? जी, पुलिस का काम यही है कि वारदात के बाद जब भी उन्होंने जो है FIR दर्ज करनी है, FIR दर्ज करने के बाद वो बरी-उज़्मा हो जाते हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई। इसी चीज़ को लटकाया जाएगा। मजीद अगर पैरवी करेंगी तो मैक्सिमम जो है FIR दे दी जाएगी, लेकिन चोर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पुलिस इस पर बिल्कुल काम नहीं करती, कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई कार्रवाई ऐसी चोर को जो है पकड़ा जाए। तो अभी भी जो गड़ी शाह का जो आपने CCTV फुटेज देखी है उसमें भी नकाब पोश डाकू हैं, किस तरह तशद्दुद करके सरेआम दुकानदार को भी लूटा है और बाहर राहगीर को भी लूटा और लाखों रुपए बटोर के फरार हो चुका है। जिसकी आप बात कर रही हैं जिस वारदात की, उसकी FIR जरूर होगी। FIR देने के बाद पुलिस जो है वो अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल कर लेगी, लेकिन चोर को किस तरह गिरफ्तार करना है उस बात को जो है वो आप छोड़ दें या भूल जाएं। जी ठीक है, लेकिन अच्छा उबैद, कराची में भी फिर यह क्या सेम सिचुएशन है कि पहले FIR दर्ज नहीं होती और अगर FIR दर्ज हो भी जाए तो भी चोरों को नहीं पकड़ा जा रहा, डाकुओं को नहीं पकड़ा जा रहा? इतनी CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर हम देखते हैं जिनमें चेहरे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं, फिर भी वहाँ पर क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा, उन लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा, या फिर पकड़ भी लेते हैं तो क्या ज़मानतें जल्दी हो जाती हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक से कबल अगर आपको याद हो, गवर्नर सिंध की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि जिन लोगों की मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी की गई हैं उनको गवर्नर हाउस की जानिब से मोटरसाइकिलें मिलेंगी। उनके इस ऐलान के बाद तकरीबन 48 घंटे के वक्फे से 10,000 से ज़ायद अफराद ने रब्ता किया था कि उनकी मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गई हैं। जिसके बाद जो मोटरसाइकिल छीनने के हवाले से एक जो FIR थी मुतल्लिका थानों ने काटना बंद कर दी थी कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग गवर्नर हाउस रब्ता कर रहे हैं, जिनके तकरीबन 1 साल 6 महीने 3 महीने के दौरान बाइकें चोरी हुई थी। तो उसमें फिर पुलिस ने खुद ये मामला तय कर लिया था कि ऐलान के बाद से जिनकी मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी की गई हैं, गवर्नर साहब उनको जो है वो मोटरसाइकिल गिफ्ट कर देंगे। जिसके बाद लोगों में एक रुझान है, लेकिन मुतल्लिका थाना जो है वो कच्ची रिपोर्ट या NC कहा जाता है उसे, वो काट के बरी जिम्मा हो जाती है कि भाई तुम्हारी मोटरसाइकिल चंद दिन इंतज़ार कर लो, किसी कचरा कुंडी से किसी नाले से मिल जाएगी। ताहम लोगों को अच्छी तरह पता होता है कि जो चोर उनकी मोटरसाइकिल को चोरी कर रहा है वो किसी कचरा कुंडी में फेंकने के लिए तो नहीं कर रहा। शहर में तकरीबन दर्जन भर से ज़ायद ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मोटरसाइकिल चंद घंटों के अंदर अंदर ना सिर्फ खुल जाती है बल्कि उसका सामान जो है वो चोर मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए भी आ जाता है।
शहर के दो खारजी रास्ते हैं। अगर हम बात करें एक सोराब रोड से और एक गुलशन हदीज लिंक रोड से, जहां से चोरी होने वाली मोटरसाइकिल हो या कार हो वो मिनटों में पहुंच जाती है। यहां पर शहर की बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी लोकेशन खुद चोरी करने वालों ने जिस शख्स की गाड़ी चोरी हुई है उससे रब्ता किया और उसे बताया कि आपकी गाड़ी जो कराची से चोरी हुई थी, इंजन नंबर फलां, चेचस नंबर फलां, गाड़ी का नंबर फलां, वो इस वक्त दादू में है, लाड़काना में है, सखर में है, घोटकी में है, कश्मोर में यहाँ पे मौजूद है। अगर चाहिए तो फौरी तौर पर जैज कैश या इजी पैसे के तरीके 3 लाख रुपए भेजो, चंद घंटों के अंदर आपको लोकेशन बताएंगे, वहां से अपनी गाड़ी ले लें। यही वजह है कि यही मामला लाहौर में भी है। शाहिद मुझे ये बताएगा, एक हमारे ही अजीज थे जिनकी मोटरसाइकिल पहले चोरी हुई है, जब उनकी मोटरसाइकिल उन्हें मिली तो उन्हें फोन आया थाने से और कहा गया कि जनाब आपकी मोटरसाइकिल मिल गई, आप आकर ले जाइए। जब वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने मोटरसाइकिल को देखी तो यकीन जानिए हालत उसकी ऐसी थी कि वो खुद भी उसको घर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उनको कहा यह गया कि अब आप हमें कुछ पैसे दें, कुछ मुकमुका करें, उसके बाद आपको आपकी मोटरसाइकिल दी जाएगी। तो क्राइम्स की नौयत भी बड़ी तब्दील हो चुकी है और क्राइम्स अगर कंट्रोल किए जा भी रहे हैं तो वो उनको पैसे लेकर लेन देन करने का मामला है। इसके ऊपर निगाह कौन रखे हुए है? मतलब अगर पुलिस भी मुहाफिज नहीं होगी तो फिर बेचारे शहरी कहाँ जाएंगे? जी, ये तो बहुत अफसोसनाक बात आप कर रही हैं कि अगर पैसों की डिमांड की गई है। लेकिन ये मैं कोई पहला ही वाकया देख रहा हूँ कि मेरे सामने कि अभी आप कह रही हैं कि मोटरसाइकिल वापस देने के लिए पुलिस से थाने से फ़ोन आया। मेरे ख्याल में जैसे ही मोटरसाइकिल चोरी होती है, चोर जो है वो मुकम्मल तौर पे उसे खोल के जो है बाय पार्ट सेल करते हैं, इसलिए चोरी जो है बिल्कुल नहीं पकड़ी जाती। और ख़ास करके पुलिस आजकल दबाव में, जिस तरह टारगेट किलर का मैंने पहले भी जिक्र किया, जो है 2 वाक़यात हो चुके हैं। उसके अलावा जो है प्रेशराइज है, टारगेट किलर को कंट्रोल करना थोड़ा सा चैलेंज बन चुका है, लेकिन चोरियां जो है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जिस तरह डेली CCTV फुटेज सामने आती हैं तो जो है वारदातें ज़्यादा हो रही हैं, गुज़िश्ता रात भी हुई है। लेकिन जो आप मोटर बाइक की बात कर रहे हैं तो वो कोई पहला वाक़या या कोई किस्मत वाला है कि मोटरसाइकिल जो वापस उसे दी गई है या उसे कॉल करके बताया जा रहा है कि आपकी मोटरसाइकिल आ गई है। लेकिन पैसे की डिमांड कोई पुलिस वाले नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। अगर इसका कोई प्रूफ हो तो इसको जो है हाईलाइट करके अफसरान इस पे एक्शन भी लेंगे और इस पे होना भी चाहिए, ताकि तो फिर आईजी पंजाब और CCP लाहौर जिसकी पहले ही चोरी हो गई है। क्या है इन तमाम तर वारदातों को लेकर शाहिद? जी बिल्कुल, इस पे जो है हसास अदारे भी काम कर रहे हैं, ख़ास करके जो टारगेट किलर के जो वाक़यात हुए हैं इस पे काफ़ी जो पुलिस भी दबाव का शिकार है। और मैक्सिमम देखा जा रहा है पुलिस यूनिफॉर्म पहन के जिस तरह पहले बाहर आ जाते थे थोड़े प्रेशराइज नज़र आते हैं, क्योंकि ये छोटे वाक़े नहीं है, वाक़यात नहीं है। पहली बार देखा जा रहा है लाहौर में, जिस तरह भगवानपुरा के इलाके में भी देखा था अपने थाने का जो है अरशद सब इंस्पेक्टर था उसको शहीद किया गया। दूसरा वाक़या गुज़िश्ता रात भी हुआ है, 2 पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। तो पुलिस थोड़ा दबाव का शिकार है। जब इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे तो चोरी चकारी के वाक़यात को कंट्रोल करने में पुलिस को भी आसानी होगी। जब अपनी ही जान बचाना मुश्किल है तो किस तरह चोरी चकारी या मोटरसाइकिल जैसी वारदातों को जो है वो रोका जा सकेगा। तो पुलिस थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन इस पे वर्क किया जा रहा है। ठीक है शायद ये बताइएगा, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस वक्त लाहौर में लगाया गया था वो आपको लगता है मुकम्मल तरह से वो फाल है? नहीं, कई ऐसे जगह जहाँ पे कैमरे इनके ख़राब है, लेकिन पहले से बेहतर है काम। लेकिन इस पे भी काम किया गया, जो कैमरे ख़राब हुए थे। अभी भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कैमरे जो है ख़राब है और CCTV जो है नई हुकूमत बनने के बाद ज़्यादा इस पे काम किया गया था। ख़राब कैमरों को जो है वो ठीक करने में, उसकी मरम्मत करने में अभी भी मुकम्मल तौर पे फाल नहीं हो सका, आप ये कह सकते हैं। ताकि जिस तरह पूरे लाहौर में जाल बिछाया गया है तो वाक़यात फिर भी हो रहे हैं, टारगेट किलिंग के भी वाक़यात हो रहे हैं, चोरी चकारी के भी वाक़यात हो रहे हैं। तो क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है? इसका मतलब है खराबी कहीं ना कहीं है। चलें ठीक है, शायद तो हमारे साथ ही रहेगा। उबैद, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पिछले दिनों हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसको कंफर्म भी कीजिएगा कि शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं का साथ देने के जुर्म में कुछ पुलिस वालों का जो तबादला है वो फिर से कराची में कर दिया गया था। अब शायद उनको शोकाज भी जारी किया जा चुका है, लेकिन आपको लगता है कि जब इस तरह के मुहाफिज होंगे तो शहरियों को तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकेगा जो कि डाकुओं के साथ मिलकर इन जराइम में भी मुलव्वस हैं? जी बिल्कुल, न्यूज़ ने ही ये खबर ब्रेक की थी कि 79 के करीब शिकारपुर के पुलिस कांस्टेबल जो हैं उनको एक कच्चे के सहूलतकार बने हुए थे डाकुओं के, जिसके हवाले से पुलिस ने खुफिया इन्वेस्टिगेशन की थी और तहकीकात के बाद उन अफराद को B कंपनी मुंतकिल कर दिया गया था। कराची उनको मुंतकिल किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि गडाब और मलीर के इलाके जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ से कार चोरी और मोटरसाइकिल चोरी छीनने की वारदातें आम होती है और इन्हीं रस्तों से वो शहर से बाहर जाती हैं, वहाँ पर उनको तैनात किया जाएगा।
ताहम ये खबर नशर होने के बाद IG सिंध की जानिब से इसका एक बयान सामने आया था और उनका ये कहना था कि बी कंपनी मुंतकिल किए जाने वाले अफराद को कराची में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, उनको शौकाज नोटिस जारी कर दिया गया है और उनका सिर्फ बी कंपनी में सज़ा के तौर पर कराची उनको मुंतकिल किया गया। इस हवाले से IG सिंध का ये बयान सामने आया था। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे अभी नुमाइंदा लाहौर से आप बात कर रहे थे, अभी IG सिंध ने एक और मुतालबा किया है कराची के आवाम से, क्योंकि कराची के आवाम से ही मुतालबा किया जाता है। इससे पहले भी हम देखें माजी में जितने भी एडिशनल IGs और IG सिंध आते रहे वो कराची के आवाम से ही मुतालबा करते रहे हैं। अगर हम माजी में जाएं तो रहमान मलिक मरहूम साहब ने का एक बड़ा बात मशहूर हुई थी कि कराची में ज़्यादातर कत्ल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में होते हैं। ये तमाम चीज़ें कराची के आवाम पर आई हैं। IG सिंध की जानिब से एक साबका IG सिंध की जानिब से ये बात भी सामने आई थी कि जनाब मुज़ाहमत ना करें, स्टेट क्रिमिनल मोबाइल मांगे तो फौरी तौर पर दे दें, मुज़ाहमत करते तो जान से जाते हैं। इस तरह के बयानात सिर्फ आवाम के लिए आते रहें। अब IG सिंध ने मुतालबा किया है कि आवाम से मुतालबा किया है कि वो CCTV कैमरेज लगाएं अपने घर के सामने, अपने दफातर में, अपनी दुकान के सामने, ताकि जराइम के हवाले से जो स्ट्रीट क्रिमिनल आते हैं उनको पहचाना जा सके। वो तो कैमरास लगा लेंगे, लेकिन कराची में जो सेफ सिटी मंसूबे के बारे में हम इतने अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, इतना बड़ा शहर है, उस सेफ सिटी प्रोजेक्ट का अभी तक क्या बना? जी बिल्कुल, निगरान सेटअप आने से कबल जब काबीना का आखिरी इजलास हुआ था तो उसमें 20 अरब रुपए अप्रूव कर दिए गए थे कि जनाब 20 अरब रुपए अप्रूव कर दिए गए हैं और जाते जाते साथ ये भी नारा लगा था। ज़ाहिर है अब ये इलेक्शन की टैक्टिस समझ लें, इलेक्शन भी सर पर था। मीडिया में भी चीज़ें आई कि सिंध हुकूमत को होश आ गया और जाते जाते 20 अरब रुपए सेफ सिटी के लिए मुख्तस कर दी गई। CPLC जो एक प्राइवेट इदारा है उसने अपनी मदद आपके तहत ताजिर इसमें शामिल होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी शामिल होती है, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत तकरीबन 200 से ज़ायद कैमरे मुख्तलिफ जगहों पर लगाए। लेकिन हम बात करें तो वो पोश एरियाज़ होते हैं या ज़ाहिर है जो ताजिर इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहा होता है तो वो अपनी डोमेन में यानी अपनी फैक्ट्री, कंपनी, दफ्तर, आसपास की जगहों पर वो पुलिस को सहूलत देने की कोशिश करता है। अब ऐसे में सोराब गोड, मंगो पीर, लियाकताबाद, गरीबाबाद जैसे इलाकों में तो जाके CCTV फुटेजेस नहीं लगाएगा। ज़ाहिर है जब वो इतना बजट खर्च कर रहा है, अपने मदद आपके तहत कैमरे लगा रहा है तो वो अपने डोमेन में लगाता है कि उसकी कंपनी, उसकी फैक्ट्री, उसका कारखाना, उसके मजदूर, उसका दफ्तर महफूज हो सके और सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से वो लगाता है। तो लास्टली बस मैं उबैद आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत भी कहाँ में इजलास हुआ था जिसमें जो पुलिस फोर्स है उसको भी एतमाद में लिया गया था और बड़े बड़े टास्क सौंपे गए थे कि किस तरीके से कराची की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनानी है। तो ये बताएगा कि वो इजलास भी और इजलास में लिए गए फैसले भी सिर्फ कॉपी पेपर तक ही, पेंसिल तक ही महदूद रह गए या उस पर कोई इम्प्लीमेंट हुआ? देखिए ये जो फैसले हैं तकरीबन 22 साल तो मुझे अगर रिपोर्टिंग करते हुए डॉक्टर गवर्नर इशरतुल इब्बाद साहब जब हुआ करते थे तब से ये सिलसिला सुनते हुए आ रहे हैं कि तकरीबन 10,000 से ज़ायद कैमरे लगेंगे, कमांड एंड कंट्रोल रूम बनेगा और सिर्फ CCTV कैमरे नहीं लगेंगे बल्कि CCTV कैमरों को मॉनिटर किया जाएगा और उस पर क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए मोटरसाइकिल सवार मौजूद होंगे ताकि तंग गलियाँ हों वहाँ पर फ़ौरन। इस तरह की बहुत सारी बातें हम तकरीबन 20-22 सालों से सुन रहे हैं लेकिन इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। हाँ, शहबाज फोर्स के नाम से फौरी तौर पर जब कोई नए IG आते हैं या मिनिस्ट्री चेंज होती है, हुकूमत चेंज होती है तो मुतल्लिका थाने से एक चंद नफरी उठा के उसे शहबाज फोर्स का नाम दे दिया जाता है, एंटी स्ट्रीट क्राइम यूनिट का नाम दे दिया जाता है, शाहीन फोर्स, शहबाज फोर्स, जितनी भी फोर्सेस बना लें वो CVU के एक पट्टी पे ही घूम रहे होते हैं। PSL हो रहा होता है तो उसी फोर्स को स्केटिंग पहनाकर जो है सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। ये शोबदेबाजी की जाती है। अगर अमली तौर पर कोई इकदाम किया जा रहा होता तो 22 साल का अरसा गुजर चुका है, कुछ ना कुछ होता। जैसे कि CCTV कैमरों की मैंने आपने बात बताई कि IG सिंध ने कहा कि कैमरे लगाएं तो आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक CCTV कैमरे से 5% केसेस हल हुए हैं। अब हो सकता है कि उनमें थोड़ी सी बेहतरी आई क्योंकि शहरी जो हैं वो सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देते हैं तो अपनी मदद आपके तहत डाकू पहचाना भी जा रहा है और पकड़ा भी जा रहा है और आवाम के तशद्दुद का निशाना भी बन रहा है। तकरीबन रमज़ान मुबारक में ही 9 डकैत जो हैं वो पुलिस मुकाबलों में मारे गए जिनमें से 4 डकैत को आवाम ने कत्ल किया था या तशद्दुद का निशाना बनाया था। बाद वो अस्पताल में दौरान इलाज चल बसे थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से उबैद शाह हमारे साथ मौजूद थे और शाहिद हनीफ हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। अब सिचुएशन ये है कि उन 2 शहरों की हम बात कर रहे हैं। अगर हम कराची की बात करें तो सबसे बड़ा बिजनेस हब वो मौजूद है। लाहौर की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सरगर्मियाँ जो हैं इन 2 शहरों में होती हैं। उसके बावजूद भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हम देख रहे हैं कि डे बाई डे वो ख़राब होती चली जा रही है। और फिर क्वेश्चन मार्क उस चीज़ पर उठता है कि बहुत से ऐसे लोग जो बाहर के मुल्कों में मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियाँ जो कि ये देखती हैं कि
पाकिस्तान के दो बड़े बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन अगर यहां पर ही सिचुएशन खराब होगी, यहां पर इस तरह के वाकयात डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे, उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, सिर्फ सिटी प्रोजेक्ट सही तरह फाल ना हो या ना लगे हों या काम ना कर रहे हों, तो फिर किस तरह से जो बैरून ममालिक से इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान आएंगे, उनका ट्रस्ट किस तरह से डेवलप होगा। बिल्कुल, सूरत हाल तो इंतहाई गंभीर है, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि अब वाकई जो शहरी है ना, हमें उनसे ही उम्मीद रखनी चाहिए, उनसे उम्मीद क्या दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो अपना एहतियात करें, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें और कोशिश कीजिए कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने घरों के बाहर, अपने दफातर के बाहर वाकई सीसीटीवी कैमरा ज़रूर नस्ब करें और अपनी जान और अपने माल दोनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। और खुदारा हमारी IG पंजाब से भी और IG सिंध से भी दरख्वास्त है कि वो लोग जिनके वाक़यात वो लोग खुद पहुँचते हैं आपकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाने के लिए, खुदा के लिए उनकी सुनवाई कर लिया करें, उनके FIRs को दर्ज कर लिया करें। आपने तो पैरवी करनी नहीं होती, लेकिन अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो खुद अपने मुकदमे की पैरवी करना जरूर शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसी है। एक अहम खबर है जो कि आपके साथ शेयर करनी है हमें। दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया है और तौंसा शरीफ की सरहद ही ये चेक पोस्ट है जहां पर दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया गया। पंजाब पुलिस के जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों को पसपा किया है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 दहशतगर्द थे जिन्होंने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से शदीद हमला किया। दहशतगर्द झंगी पुलिस चेक पोस्ट पर उन्होंने कब्जा किया। तैनात एहलकारों को वो यरगमाल बनाना चाहते थे और IG पंजाब ने इस हमले को नाकाम बनाने पर पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन भी पेश किया है और उन्होंने ये कहा है कि पंजाब पुलिस हमेशा की तरह अलर्ट है, दहशतगर्दों को मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तौंसा शरीफ की सरहदी जो चेक पोस्ट है वहाँ पर दहशतगर्दों का हमला पंजाब पुलिस के नौजवानों की तरफ से नाकाम बना दिया गया। पंजाब पुलिस के जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों को पसपा किया। आपको बताएं कि 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से शदीद हमला किया और फिर दहशतगर्द जो थे वो झंगी पुलिस चेक पोस्ट पर कब्जा, तैनात एहलकारों को यरगमाल बनाना चाहते थे। तो आपको बताएं कि जंगी चौकी पर तैनात 7 जवान बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी हुए, लेकिन IG पंजाब का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस जवानों को खैराजी तहसीन उनकी तरफ से पेश किया गया है और पंजाब पुलिस इस सिलसिले में मुतहर्रिक हमें नज़र आ रही है, खासी अलर्ट नज़र आ रही है और इस अज़्म का भी एक बार फिर से इरादा करते हुए नज़र आ रही है कि दहशतगर्दों को मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले को बड़ी ही कामयाबी से नाकाम बनाया गया है। पंजाब पुलिस के जवानों की तरफ से बहादुरी से वो लड़े हैं और दहशतगर्दों को उन्होंने पसपा किया है। 15 से 20 दहशतगर्द थे जिन्होंने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से शदीद हमला किया है। दहशतगर्द झंगी पुलिस चेक पोस्ट पर कब्जा करना चाहते थे, तैनात एहलकारों को वो यरगमाल बनाना चाहते थे। झंगी चौकी पर तैनात 7 जवान बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी भी हुए हैं। IG पंजाब की स्टेटमेंट भी सामने आई है और उन्होंने हमला नाकाम बनाने पर पुलिस जवानों को खराज तहसीन भी पेश किया है और उन्होंने ये कहा है कि पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के जो मज़मूम अज़ाइम हैं उन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे। तौंसा शरीफ से आपको अपडेट कर रहे हैं जिसकी सरहदी झंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का ये हमला था जिसे पंजाब पुलिस के नौजवानों ने बड़ी ही कामयाबी से और बड़ी ही बहादुरी से इस हमले को नाकाम बनाया है। बहुत बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों को उन्होंने पसपा किया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इमरान हमें मजीद अपडेट करेंगे। इमरान बताइएगा, अभी हमारे जो पुलिस के जवान हैं ज़ख्मी हैं, इनकी कंडीशन कैसी है और सेकेंडली ये जो हमला था उसको बड़ी कामयाबी से अब नाकाम भी बनाया गया है, उसकी भी डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी ये बिल्कुल पंजाब और KPK की सरहदी चेक पोस्ट है जहां पर दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से हमला किया था और ये जो हमारे 7 जवान जख्मी हुए थे जिन्हें फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौंसा मुंतकिल किया गया था और इनमें से 2 जो थे शदीद जख्मी थे वो मुल्तान नेशनल रेफर कर दिया गया था और ये हमला रात तकरीबन 1 बजे से 4 बजे तक जारी रहा है जिनमें दहशतगर्द बड़े हथियारों से फायरिंग करते रहे, लाइट मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करते रहे और यहाँ पर जो पुलिस की जो इस पोस्ट पे 21 के करीब नफरी तैनात थी जिनकी मदद के लिए थाना तौंसा, थाना रेतला, थाना सदर से मजीद नफरी भी क्विक रिस्पॉन्ड करते हुए वहाँ पहुंची थी, जिस पर सुबह 4 बजे के करीब दहशतगर्द रात की तारीकी और इलाके का फायदा उठाते हुए भाग गए थे और उसके बाद अब सुबह से RPO DG खान और DPO भी मौके पर पहुंच गए। अब तक की इतलात के मुताबिक पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी कर रखा हुआ है क्योंकि ये इलाका
पंजाब और KPK की सरहदी पट्टी जो है इस पर वाक़ है, और यहाँ पर दहशतगर्द वक्तन फ़वक्तन पहले भी इससे पहले भी इस पोस्ट पर हमला कर चुके हैं, और उस वक्त यहाँ पे 3 जवान। इमरान, ये बताइएगा कि वो 7 जो हमारे पुलिस जवान हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है, उनकी सेहत के बारे में डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? जी, उनमें से जो 5 हैं उन्हें माइनर इंजरीज थी, मतलब जिनमें उन्हें बुलेट शॉट तो नहीं लगे थे, लेकिन लॉन्चर के फटने से जो उनके ज़रात थे वो लगे थे, और उनमें से 2 शदीद जख्मी थे, और 5 जो हैं उनकी जो कंडीशन है वो अब बेहतर बताई जा रही है। 2 जो थे शदीद जख्मी उन्हें निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया था। चलें, हम दुआ गो हैं कि जो 2 शदीद जख्मी पुलिस नौजवान हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे, और जो बाकी हमारे 5 पुलिस जवान हैं जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उनके लिए भी हम सेहत की दुआ करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी, तो वेलकम बैक वंस अगेन, और आज हम बात कर रहे हैं आंखों के हवाले से, क्योंकि आंखें हमारे वजूद का अनमोल हिस्सा हैं और बिना यकीनी तौर पर अजीम नेमत है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग आंखों में खारिश हो जाए, आंखों में पानी आना शुरू हो जाए तो उसको इतना सीरियस नहीं लेते, और कभी कभी ऐसा होता है कि सीरियस ना लेने की वजह से हमारी परेशानी में कुछ ज़्यादा ही इजाफा हो जाता है। कभी हम लोग गुलाब का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी ठंडे पानी की छींटे डाल लेते हैं, लेकिन जब तक वो अल्लाह माफ़ करे बीमारी हमारी मजीद बढ़ ना जाए हम तब तक किसी डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। तो नजरअंदाज बिल्कुल ऐसे ही है। तो आंखों के अंदर मौजूद कौन से ऐसे खुलिये हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं कि अगर फौरी तौर पर हमें महसूस हो रहे हैं तो अगर हम उनका इलाज ना करें, उनको ट्रीट ना करें तो वो ज़्यादा हमारे लिए नुकसान का बाइस बन सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे, चूंकि आज मजदूरों का आलमी दिन है तो हम अपने इर्द गिर्द बेशतर ऐसी फैक्ट्रीज देख रहे हैं, ऐसी जिसको कहते हैं ना कि घरेलू जो छोटे पैमाने पर फैक्ट्रियाँ मौजूद होती हैं, वहाँ पर लोगों के पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होता जिसमें हमारे वेल्डर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, और बगैर किसी एहतियात के वो घरों में काम करें, वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उन्हें किस हद तक एहतियात की जरूरत है, या फिर इदारे को उन्हें कौन से इक्विपमेंट देने की जरूरत है, इस पर भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आंखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास ये नेमत नहीं है, मेरा ख्याल है सही तो वही हमें इस हवाले से बता सकते हैं जो नेमतें खुदा ने हमें दी हुई हैं। बहुत ही हसास ये हिस्सा है, अब लेकिन हम देखते हैं कि हम इसको कंटिन्यूसली इग्नोर करते हैं। कोई चेकअप जिसको कह लें कि कुछ 6 महीने बाद, साल बाद, कभी भी चेकअप तब तक नहीं करवाया जाता जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने ना आ जाए। जी, ऐसी ही है। आप ये देखें कि ब्रेन जो है हमारा, वो हमारा एक किंग है हमारी बॉडी का। ब्रेन में से 12 नर्व्स निकलती हैं, यानी कि 12 केबल्स निकलती हैं जो बॉडी में आती हैं। ठीक है। उनमें से 7 जो है ना वो आई के साथ रिलेटेड है। अच्छा। तो आंख कितनी इम्पोर्टेंट है। तो हम आंखें अपनी चेक नहीं कर पाते जी। और आप ये देखें कि माँ बाप ने दोनों ने ऐनक लगाई होती है, बच्चे को 1 लाख रुपया फीस के स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन उसकी नज़र चेक करा के नहीं भेजते। ठीक है। बच्चा क्लास में बोर्ड देख नहीं सकता, बच्चा सामने जो क्लास में एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो अपने साथ वाले का देख के लिखता है और वो लेबल हो जाता है कि ये शरारती है, ना खुद काम करता है ना किसी को करने देता। असल प्रॉब्लम ये है कि उस बेचारे को नज़र नहीं आ रहा होता ब्लैक। तो आइज़ का चेकअप तो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आफ्टर 40 एवरी ईयर, बल्कि एवरी ईयर, हर बंदे के लिए एवरी ईयर 1 दफ़ा आँख का चेक कराना बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि आंखों की ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आमतौर पर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और अगर सीज़न चेंज हो रहा है, जैसे गर्मियां भी आ गई हैं, तो इनके लिए आप क्या एहतियात सजेस्ट करेंगे? उसमें एलर्जीज हैं बहुत ज़्यादा। जो सीज़न चेंज होता है बच्चों में, बड़ों में, बच्चों में बहुत ज़्यादा, बड़ों में कम, एलर्जी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। और जब एलर्जी स्टार्ट होती है तो उसमें मैंने अक्सर देखा है कि लोग डॉक्टर को दिखाने की बजाय मेडिकल स्टोर पे जाके मेडिकल स्टोर वाले से कोई ना कोई कतरा ले लेते हैं। जी। वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो ड्रॉप है ना, वो आपको स्टीरॉइड दे देता विद एंटीबायोटिक, वो पकड़ा देता है आपको। उसका एक ही कतरा डालते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। फिर वही कतरा जो है ना, वही बॉटल पूरे मोहल्ले में चलती है। बिल्कुल ऐसी है। ऐसे ही है। और बॉटल के बारे में ये है कि जिस दिन आपने उसकी सील को ओपन किया, उसका 1 महीने के अंदर आपने उसे थ्रो अवे कर देना है।
अच्छा, ठीक है, अदरवाइज टाइम पीरियड है। हाँ जी, टाइम पीरियड है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसको फॉलो नहीं करना? एक्सपायरी डेट है ना, फर्ज करें 24 जून 24 है, ठीक है, तो आप 1 मई 24 को खोलें, जून तक उसे आप यूज कर लें। 1 महीना आपने इन ड्रॉप्स को यूज करना है बस। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ अरसे पहले हमने देखा था एक स्कैंडल मंजर यहाँ पर आया था कि इंजेक्शन की वजह से लोगों की बिनाई वाला एक प्रॉब्लम था, वो बड़ा क्रिएट हुआ, और अब ये कहा जा रहा है कि जो अब इंजेक्शन मार्केट में दस्तियाब है वो बहुत ज्यादा हाईली प्राइस्ड है, तो वो क्या इशू हुआ था? ये हमारी जो है ना डॉक्टर्स की भी और हुकूमत की भी बहुत बड़ी गफलत भी है, गफलत है, इग्नोरेंस है। देखें, वो इंजेक्शन जो था ना, वो असल में है कैंसर का इंजेक्शन। कैंसर के पेशेंट को लगता है, ठीक है, जो जिन लोगों की आंख को शुगर उनके पर्दे को खराब करना शुरू कर देती है, उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, उसमें वो इंजेक्शन जो है ना 0.1 ml लगता है, यानी कि ml का भी 1 मिलीलीटर का 10वां हिस्सा। अच्छा, जो कैंसर का टीका है ना, वो है 4 मिलीलीटर। 4 मिलीलीटर था तो 0.05 लगना है, 1 ml का 20वां हिस्सा लगता है। ठीक है, उसमें से वो इंजेक्शन बन जाते थे, अगर आप उसे डिवाइड करें, ठीक है, तो वो 40, 50, 80 भी आसानी से करें। तो ये होना चाहिए था बिल्कुल एक ऐसे ऑपरेशन थिएटर में एक बहुत ही जो ट्रेंड आदमी है ना, वो इन इंजेक्शन को भरे। ठीक है, असल में इसकी ट्रांसपोर्टेशन में या उसके भरने में किसी एक वाइल जो है ना वो इन्फेक्ट हो गई। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जैसे तो नहीं, अच्छा वो इन्फेक्ट हो गई, उस वाइल में से जितने भी टीके भरे गए ना 40 सेम डे 40 के 40 लोगों की आंखों में जहां इंजेक्शन लगा ना इन्फेक्शन हो गया। वो टीका खराब नहीं है। अच्छा, उस टीके की कीमत पेशेंट के लिए 1200 रुपए आती थी। अब जो सिंगल डोज टीका है वो 1 लाख रुपए का, 1200 और 1 लाख। 1200 के लिए मैंने हेल्थ केयर कमीशन को, जो मेरे दोस्त हैं उसमें, उन्हें मैंने कहा जी मुझे बुलाएं, इनके साथ बिठाएं, मैं बताता हूं कि इसे कैसे भरना है, ठीक है, और इसे ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, इसे स्टरलाइज कैसे रखना है। ठीक है, वो किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। तो लोग जो हैं वो अंधे हो रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास 1 लाख रुपए नहीं है टीका लगवाने का, वो अंधे हो रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा जो कर रहे हैं, हमारा ज़र मुबादला वो भी हो गए, नहीं, हमारा ज़र मुबादला देखिए ना कितना जा रहा है। सिंगल पेशेंट के लिए उसने अगर कहीं से उधार भी लिए हैं पैसे, तो उसने सिंगल टीका लगवाया तो 1 लाख रुपए आपका ज़र मुबादला बाहर जा रहा है। जी जी, तो इसके लिए बहुत ज्यादा साइंटिफिकली इस पे सोचने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब आपने जैसे शुगर के मरीजों के हवाले से बताया, मैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के हवाले से भी जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी वालदा खुद भी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, और अमूमन उनकी शिकायत ये होती है कि मैंने ब्लड प्रेशर की गोली भी खा ली है, लेकिन आंख के पीछे दर्द इतना होता है कि पेशेंट्स को समझ नहीं आ रही होती है कि आया कि वो उनके सर में दर्द है, आया कि उनकी आंख में दर्द है, या किसी नर्व में दर्द है। तो वैसे कोई भी पेशेंट जो हमें देख रहे हैं, उनको क्या सिर्फ ब्लड प्रेशर ही सिर्फ चेक करवाना चाहिए कि जाना चाहिए किसी आई स्पेशलिस्ट के पास? देखें, जिस दिन आपको शुगर डायग्नोज हो, जिस दिन ब्लड प्रेशर डायग्नोज, उस दिन आपका तल्लुक 3 डॉक्टरों के साथ, 3 स्पेशलिस्टों के साथ बहुत जरूरी है। 1 इज आई स्पेशलिस्ट, ठीक है, आपने आंखें दिखानी है हर 6 महीने के बाद, ठीक है, अगर आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है ना तो 6 माह के बाद दिखानी है। अगर खुदा न खास्ता उसमें इस डिजीज की वजह से, शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से कोई प्रॉब्लम आया, फिर आपने जल्दी दिखाना है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग एक तो वो दिखाएं, दूसरा दिल के डॉक्टर को दिखाएं, तीसरा किडनी के डॉक्टर को। ठीक है जी, ये जरूरी है। जो शुगर और ब्लड प्रेशर जो है खून की नालियों की बीमारी है। अच्छा, खून की नालियां अंदर से खराब हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होती। जब ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, आगे जब ब्लड कम पहुंचेगा, उस एरिया में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, उस एरिया में डेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पेन है, ये जो ऑक्सीजन कम पहुंचने की दर्द है, यही दर्द है सारी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सफेद मोतिया और काला मोतिया को भी जरा डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि वो क्या उसकी सफेद मोतिया जो, हाँ नहीं, वो तो बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम जी। सफेद मोतिया जो है, आंख का हमारा एक बाहर कॉर्निया है जो चमकदार है जी जी, ये एक लेंस है, इसकी पावर है 75%। एक हमारा आइरिस है जो कलर्ड पार्ट है जी जी, उसकी बैक पे एक लेंस है।
वो लेंस जो है ना, उसे हम लेंस कहते हैं, इसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। वो लेंस जो है आंख के अंदर, वो अगर किसी वजह से धुंधला हो जाए, बीमारी, उम्र, चोट, ठीक है, तो धुंधला हो गया, उस पर कोई निशान आ गया, तो हमने उसे कहा कि ये सफ़ेद मोती है। क्योंकि जब वो धुंधला होगा तो लाइट पहुंचेगी नहीं पर्दे तक और पर्दा देखेगा नहीं, तो ये है सफ़ेद मोती। सफ़ेद मोती इसको आसानी से इससे निकलवाएं, इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक था कि पक जाएगा मोतिया तो फिर है, पके हुए मोतिये को हाथ पकड़ के मरीज को ला रहे होते हैं। क्यों? उसका टाइम क्यों ज़ाया करें? जिस दिन उसकी डे टू डे लाइफ में उस नज़र की वजह से प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं कर रहा, अपना काम नहीं कर पा रहा, टीवी नहीं देख पा रहा, अखबार नहीं पढ़ रहा, अम्मा जी जो है सुई में धागा डाल के छोटा मोटा काम नहीं कर रही, वो दिन है उसका सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन का, उसे करवा लेना जी। काला मोतिया जो है, आंख के अंदर पानी बनता है जी, और उस पानी ने ड्रेन होना है, फिर वापस खून में चले जाने का रास्ता अगर तंग हो गया बीमारी से, किसी उम्र से, किसी वजह से, ठीक है, तो पीछे से प्रेशर तो आ रहा है, और आगे से प्रेशर अगर निकल रहा है ना, तो आपका प्रेशर होना चाहिए 15। ठीक है। अगर अगला रास्ता तंग हो जाए तो क्या होगा? प्रेशर हो जाएगा 20, 25, 30। ये बढ़ा हुआ प्रेशर जो है आंख के पर्दे के ऊपर जो सेल्स है ना, उनको डेड कर देता है, और सेल एक दफा डेड हो गया तो उसकी कोई वापसी नहीं है। ठीक है। तो काला मोतिया एक बड़ी मिस्टीवियस बीमारी है, उसमें बहुत कम होता है कि दर्द हो, ठीक है, ज्यादातर होता है कि वो पेनलेस है, पेनलेस पता भी नहीं चल रहा, पेशेंट को पता ही नहीं चलता, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है ना। आप किसी का कोई हाथ अचानक मरोड़ दे तो चीख मारेगा, आहिस्ता आहिस्ता मरोड़ दे तो बेशक तोड़ भी दें। ठीक है। तो ये बड़ा हुआ प्रेशर जो है, ये जब डैमेज करते हैं ना, आज कुदरत ने कैसा इंसान को फंसाया है इसमें। डैमेज जब होता है ना, तो उसकी साइडों से नजर कम होनी शुरू हो जाती है, सामने की नजर उसकी बिल्कुल ठीक रहती है। ठीक है। डॉक्टर के पास जाता है तो पूरा पड़ता है बोर्ड, लेकिन उसका फील्ड ऑफ विजन, उसकी वुसअत, नजर की वुसअत कम होती जाती है। ठीक है। जब इसका एंड होने लगता है ना, तो पाइप विजन हो जाती है। ऐसे लगता है कि वो पाइप में से देख रहा है, देख पूरा रहा है, लेकिन पाइप में से देख रहा है, और एक दिन आता है कि वो पाइप भी बंद हो जाता है। ठीक। उसमें ये होता है कि जो लोग ड्राइव करते हैं या बाजार में जाते हैं, तो उनको साइड से आने वाले लोग बहुत देर के बाद उनके सामने नजर आते हैं। वैसे अदरवाइज वो नॉर्मल होना तो यहाँ वाला भी नजर पता लग जाता है, लेकिन ये अगर डैमेज होता गया है तो इधर नहीं पता चलता, एकदम से उसे लगता है कि एकदम से कोई मेरे सामने को आ गया। डॉक्टर साहब, टाइम बहुत कम है, क्विकली मैं आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ कि वो बच्चे जिनकी आंखों का टेढ़ापन, अगर कितनी अर्ली एज में अगर पेरेंट्स को ये महसूस हो जाए, 2 साल की उम्र से पहले उसका इलाज हो जाना चाहिए। और ये होता ही बच्चे जब वो फोकस करना शुरू करता है। दूसरा मैं आपको इसके हवाले से बताता हूँ कि मई है, मजदूरों का दिन है। जी बिल्कुल। फैक्ट्रीज में किसी किस्म का कोई प्रोटेक्शन, सेफ्टी नहीं, बिल्कुल ऐसी है। और अगर सेफ्टी है भी तो सुपरवाइजर मजदूर को मजबूर नहीं करता कि वो सेफ्टी के साथ काम करे। वो कहते हैं जी हम ऐनक लगा के काम हमसे होता नहीं है। आपने देखा है कि बगैर ऐनक के वो कर रहा होता है, वेल्डिंग कर रहा होता है, उससे उसका रेटिना में बर्निंग हो सकती है। उसमें जब वो करा उड़ता है ना, तो वो आंख में, वो भी आंख में पड़ सकता है। फिर उस्ताद जी जो हैं, उनकी जेब में एक बिल्कुल नया नोट होता है, 10 रुपए का नोट था पहले, अब मेरा ख्याल वो दुनिया में नहीं है। तो वो नया नोट जो है ना, वो उसके कोने से बच्चे का वो निकालते हैं। हाँ जी, तो एक तो ये है। ठीक है। दूसरा ये है कि फैक्ट्रीज में होना ये चाहिए कि वहाँ पे एक फुवारा होना चाहिए। ठीक है। जो ही केमिकल या कोई चीज आंख में पड़े, वो पूरी आंख खोल के फुवारे से पानी से, ये सेफ्टी है, जो कि फौरन किया जा सकता है। तीसरा चीज आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल पे अब्बा जी ने बच्चे को टैंकी पे बिठाया होता है। ये बच्चा बेचारा इस मुल्क में सबसे ज्यादा मजलूम है। वो बेचारा अनसेफ है, उसने पूरी आंखें खोली हुई है, सड़क पे जो कुछ है उसकी आंखों, वो गर्दो गुबार उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।